वैसे काव्य शास्त्र की परंपरा में, नाट्य शास्त्र की परंपरा में अभिनव गुप्त को एक अलंकार शास्त्री के रूप में वो सुपरिचित थे। पाठ्यक्रमों में भी ध्वन्यालोक की लोचन टीका इत्यादि ग्रंथ लगे रहने के कारण। पर शैव दार्शनिक के रूप में उनके कार्यों को और उनको केंद्र में रखकर जो आपने ये कार्य किया, ये जो प्रेरणा, ये जो परिवर्तन और ये जो निरंतर आपका अध्यवसाय है, इसकी बीजभूत प्रेरणा और कैसे ये यात्रा। मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ अपने आप बनती हैं, ढलती हैं। पहली बात तो ये है कि जिसमें ना जो पढ़ने की प्रवृत्ति मेरी हुई और आलोचनात्मक बुद्धि मेरी प्रारंभ से थी। उसका श्रेय तो जगन्नाथ पांडे जी को था, केवल उनको ही नहीं था। आप ये समझिए कि मेरे गुरुओं में मुझे नहीं मुझे आप शायद आपने नंदकिशोर देवराज जी का यदि नाम सुना हो, वो भी भारत, तो ये मेरे गुरु थे दर्शन में। इन्होंने मुझे किसी तरीके से सुरमा दास गुप्ता जी, जो एस.एन. दास गुप्ता जी की पत्नी था, वो भी मेरी शिक्षा थी, तो वो भी मतलब दर्शन उन्होंने भी मुझे पढ़ाया। नंदकिशोर देवराज जी ने मुझे सब वो दर्शन भी एस.एन. दास मैं दर्शन का विद्यार्थी जब था। अच्छा, अच्छा। तो देखिए कई विषय थे ना, अंग्रेजी थे, अंग्रेजी में भी था। तो हमारे वही उस जमाने में लखनऊ विश्वविद्यालय में कोर्स बड़े विचित्र ढंग से था। एक मेन सब्जेक्ट होता था, 4 सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट होते थे। तो संस्कृत मेरा मेन था और सप्लीमेंट्री 4 थे। तो उसमें दर्शन था, मनोविज्ञान था और अंग्रेजी थी और हिंदी थी। ये 4 मेरे थे। तो मुझे हिंदी में भी मेरे पास बहुत अच्छे अध्यापक थे, जो टंडन जी थे, फिर बहुत अच्छे अध्यापक थे। तो सूरदास को पढ़ाते थे, बहुत सुंदर। तो ये एक कई अध्यापकों का योगदान रहा। लेकिन जो दार्शनिक वृत्ति की बात आई, उसमें मैं सोचता हूँ कि जो सबसे बड़ा जो जिसको आप कहते हैं कैटलिस्ट, वो थे गोपीनाथ कविराज जी। मैं एमए 2 में मैं मेरे काम कर रहा था अभिनव भूपेश। हमारे यहाँ 2 तरीके से एक निबंध का पेपर होता है, 4 पेपर होते हैं, तो एक पेपर था निबंध का। तो मैंने हमारे इस पहला एमए का प्रथम वर्ष जो सामान्य है, उसमें व्याकरण भी है, नाटक भी है, साहित्य भी है, प्राकृत भी है, सब कुछ है। और दूसरा विशेष है, उस विशेष में आप साहित्य लेते हैं तो साहित्य के ग्रंथ है, दर्शन लेते हैं तो दर्शन ले लो। तो मैंने दर्शन, आपका दर्शन था। मेरा दर्शन था। और दर्शन में भी 2 स्पेशलाइजेशन थे। 3 पेपर कॉमन होते थे। एक स्पेशलिस्ट होता था कि आप शैव दर्शन लेंगे या रामानुज दर्शन लेंगे, क्योंकि हमारा 2 टीचर्स थे। पांडे जी का शैव दर्शन था और प्रोफेसर सत्यव्रत सिंह जो थे, उनका रामानुज था। प्रोफेसर सत्य। अब मेरे मन में एक प्रश्न है कि आपने कहा कि बचपन से पुष्टि मार्गी आचार्यों का घर में आना जाना था, फिर रामानंद दर्शन की ओर में जाकर के शैव दर्शन की ओर आपकी जो प्रवृत्ति की, उसमें क्या कारण है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। तो शैव दर्शन जो है, वो मुझे जब विमर्शनी में पढ़ता था, ईश्वर प्रतिभा की कारिका, उसके प्रति पता नहीं क्यों मुझे आकर्षण था कि मुझे एक अच्छा लगता था मुझे। तो वो मैं काम कर रहा था, तो मुझे और उस वक्त मुझे पढ़ाने वाले दशरथ दर्शन के देखिए दूसरे व्यक्ति थे, रामचंद्र रेड्डी जी। वो मेरे गुरु थे और उन्होंने मुझे न्याय, तर्क संग्रह और ये विमर्श, ये 2 चीज वो पढ़ाते थे। तो मुझे जब एमए 2 में मैंने फाइनल पेपर जब ऑप्ट किया, तो मैंने डिसर्टेशन ऑप्ट किया। ऐसे ले सकते हैं, संस्कृत में ऐसे लिखी है, डिसर्टेशन मैंने लिया। डिसर्टेशन मैंने जो विषय था वो मैंने अभिनव भूपेश स्तोत्र थे, ये मेरा बात था। अब देखिए वो भी बड़ा कालखंड, बड़ा विचित्र, वो भी महत्वपूर्ण था कि अभिनव के स्तोत्रों पर 1959 में, 58-59 में मैं इधर काम कर रहा था
और लिलियन सिलबर्न फ्रांस में उसी समय, उसी कालखंड में, उसी समय वो लक्ष्मण जी की शिष्या थी। उसी समय वो फ्रेंच भाषा में काम कर रहे थे और उनके वो प्रकाशित हुए। अभी भी मेरा प्रकाशित अभी अभी बाकी है। तो वो मैंने उसमें क्रम स्तोत्र एक आता है। क्रम स्तोत्र तो मैं वाराणसी गया हुआ था। मैंने कहा जीवन में न जाने कितने लोग आपको मिलते हैं जो आपको हम्म, आपको ढालते हैं। तो वहां पर एक सांवल जी नागर थे बनारस में। वो मेरे पारिवारिक संबंध थे। सांवल जी नागर जी से मेरे पिताजी का और मेरे बाबा का संबंध था। तो इतना था कि तो भाई सांवल जी नागर मुझको जब मैं विद्यार्थी के रूप में तो मुझे मिलाने ले जाते थे रोज। तो आप समझिए कि हजारी साहब दीदी से पहली भेंट मेरी सांवल जी नागर ने कराई। भोला शंकर व्यास जी से मेरी भेंट जो है सांवल जी नागर ने कराई। और मुझे ले करके वो गए वहाँ ये कविराज जी के पास। तो उनका चौकुं तो कविराज जी से गया। तो कविराज जी ने प्रश्न पूछा क्या कर तो नाम तो सुन रखा था। तो मैंने कहा क्रम स्तोत्र पे काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ जिज्ञासा है। तो वो नाराज हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ जानते भी हो, ये कर पाओगे? मैं शायद सामर्थ्य नहीं साहब, अब आपकी प्रेरणा होगी तो। उन्होंने मुझे 2 घंटे क्रम पर बोलते रहे और पता नहीं कहाँ से कुछ हुआ, मैं लिखता गया। समझ कुछ नहीं रहा था, पर उन्होंने वो ले भी प्रकाशित किया उसके बाद। वहां से वो एक शायद अंतस्फूर्ति हुई कि अब ये तो चुनौती हो गई और एक प्रेरणा है, मुझे काम करना। तो वो फिर मैं काम वो तो कर ही रहा था, लेकिन फिर मैंने पीएचडी में आकर के क्रम दर्शन पर काम किया। वो विश्व में पहला काम था क्रम दर्शन पे, वो प्रबंध किया। तो इस प्रकार से इधर पांडे जी ने मुझे एमए में तो बहुत कम कक्षाएं दी थी। उन्होंने पांडे जी ने तो हमें साहित्य पढ़ाया था बीए में। लेकिन उसके बाद पांडे जी के साथ मेरी जो पढ़ाई हुई वो उस रूप में नहीं हुई। मैंने उनके साथ काम किया और काम के साथ वो उनके उन्होंने मुझे जो शिक्षा दी वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और चूंकि पांडे जी थे और विश्वविख्यात आचार्य थे, तो वो फिर एक बिंदु बन गया काम करने का। आचार्य जी, आपकी बात सुनते सुनते मेरे मन में 2-3 प्रश्न आया। आराम से आप बैठे, कुल न जाऊँ इसलिए बीच में पूछ रहा हूँ, थोड़ा-सा विषयांतर हो जाएगा। एक तो कविराज जी की आपने चर्चा की। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जैसे बाकी दर्शनों में जिस तरह से एक शास्त्रीय स्वरूप है पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष करके, या जिस तरह से प्रमाण मीमांसा का एक क्रमिक विकास माने एक शास्त्रीय स्वरूप उस दर्शन को प्राप्त हुआ। तो क्या शैव दर्शन में भी इस तरह से चाहे क्रम की आप चर्चा कर रहे थे या कश्मीर का दर्शन हो या वीर शैव दक्षिण के परंपराओं के भी जो भी शैव दर्शन पर के, क्या उनमें भी इतनी शास्त्रीयता है? एक ये प्रश्न मन में आया। मैं दोनों प्रश्न पूछ लूँ एक और फिर आपसे लीजिए, मैं जी जी आप दोनों पद थोड़ा जिज्ञासा मन में। एक दूसरे जिज्ञासा कई समय से मन में है, चूंकि मैं खुद भी सामान्य दर्शन का छात्र हूँ। माधवाचार्य जिन्हें सर्वदर्शन संग्रह में एक कोई क्रम बना रखा है दर्शन का। वो चारवार दर्शन से आरंभ करते हैं, चारवार दर्शन का खंडन अरहत दर्शन से करते हैं, फिर अगले दर्शन के द्वारा पूर्व प्रधान मल्ल निर्वहन न्याय से वो वेदांत तक ले गए हैं। तो एक
एक तरह से उनकी दृष्टि में एक उत्कर्ष वाला एक ऊर्ध्वारोही तारतम्य में वही उन्होंने तारतम्य बनाया है। जी। एक तो आप इस क्रम के बारे क्या हमको अभी आज के समय में दर्शन के विद्यार्थी होने के नाते क्योंकि उनके बाद में बहुत सारी दर्शन की दूसरी और भी कुछ शाखाएँ आई होगी, और भी विचारक आए होंगे, और भी सिद्धांत आएँगे। तो एक तो प्रश्न है कि उसको उस सर्वदर्शन संग्रह को भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या अपडेट करने की आवश्यकता है? और दूसरा क्या ये इस तरह से क्रम निर्धारण दर्शनों का किया जा सकता है? ये 2 प्रश्न है एक था। 3 प्रश्न और कविराज जी वाली आगे बात की थी उससे आपके सी शास्त्रीय प्रश्न। नहीं, आपके 3 प्रश्न हैं जो मुझे लगा। तो पहले तो एक उनकी अन्य दर्शनों की शास्त्रीय मीमांसा को लेकर के, और फिर एक ये कि दर्शनों में क्या इस प्रकार के उत्कर्ष तारतम्य की बात की जा सकती है, और तीसरी क्या सायं माधव या माधवाचार्य के सदर्शन संग्रह को फिर से उसको एक नए ढंग से लाने की उसका एक एक तरह से संपादन, संशोधन, परिवर्धन उसका आज के युग से मैं इसको तीनों प्रश्नों की बात कर लेता हूँ। पहली बात तो देखिए ये कि आपने प्रश्न पूछा था वो उस वक्त शायद पूरी बात नहीं आ पाई थी। अब मैं कहता कि आपके मन में आप इतने आलोचनात्मक कैसे हैं, या एक चीज आती है। देखिए मेरे पहली बात ये कि काश्मीर शिव दर्शन की जब बात हम करते हैं या तत्विज्ञा दर्शन है, या उसकी तमाम अवान्तर शाखाएं, तो एक बड़ी विचित्र बात ये है, विचित्र कहिए दुखद, वो जिसको कि गुरु शिष्य परंपरा या परंपरा नहीं है। तो परंपरा में ज्ञान जो है वो उस प्रकार से शैव शास्त्र का प्रवाहित नहीं हो रहा है, जो कि विशिष्ट रूप से काश्मीर शिव दर्शन का यह हुआ। पांडे जी ने भी जब देखिए, पांडे जी का जो सबसे बड़ा योगदान था, मेरे गुरु थे, और मैं समझता हूँ कि ये शैव शास्त्र को लेकर के मुझको मैं जो कुछ भी उसमें पांडे जी ही का बहुत बड़ा योगदान है। विश्वविद्यालय सिस्टम में देखिए, काश्मीर शैव दर्शन के उसका भी भारत में 3 केंद्र थे मुख्य रूप से। एक तो केंद्र कश्मीर में स्वयं था, जो स्वामी लक्ष्मण जी के साथ चलता है और जिनके पास परंपरा थी, तीनों ने परंपरा से, लेकिन परंपरा उन तक आई थी, इस्तेमाल में नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्होंने पढ़ाया कि लोगों को, लेकिन वो उस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा की आगे पुनरावृत्ति नहीं थी। दूसरी तरफ पांडे जी, एक केंद्र लखनऊ था जिसमें पांडे जी, और एक केंद्र था काशी, जहां पर गोपीनाथ कविराज जी थे। गोपीनाथ कविराज जी के साथ ये था कि गोपीनाथ कविराज जी ने उस रूप से परंपरा से पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन वो ऐसे आचार्य तो शताब्दी में पैदा होते हैं, स्वयंभू आचार्य थे वो। तो उन्होंने कहना चाहिए कि शास्त्र और साधना दोनों का मणिकांचन संयोग उनमें था, और उन्होंने जो काम किया, ये फिर देश का दुर्भाग्य है कि गोपीनाथ कविराज जी का कोई हमने कोई आदि सांगोपांग अध्ययन हमने नहीं किया। यदि इस शताब्दी के सबसे अधिक अनधिक आचार्यों में कोई आचार्य हैं तो गोपीनाथ कविराज, ये मेरी उनके बहुत बड़े अवदान हैं, बहुत सारे। लेकिन तीसरा केंद्र था श्री कांजन पांडे जी का। कांजन पांडे जी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि विश्व के अकादमिक मानचित्र में काश्मीर शैव दर्शन को शास्त्रीय प्रतिष्ठा वो पांडे जी ने दी।
कि ये एक शास्त्र है और इसका अध्ययन एक शास्त्र के रूप में होना चाहिए। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यानी वो कि जिन्होंने काश्मीर क्षेत्र दर्शन को समझने के लिए यानी ये माना कि काश्मीर क्षेत्र दर्शन और भारत का सौंदर्य शास्त्र ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अभिनव गुप्त को और हम अलंकार शास्त्र की परंपरा को भी यदि हम समझना चाहते हैं तो जब तक हम अभिनव गुप्त के दर्शन को पूरी तरह से नहीं समझते तब तक हम हम अलंकार की परंपरा को भी। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जो हैं वो तो अभिनव को समझ ही नहीं सके, उन्होंने उसको मिथ्या प्रेजेंट गलत ढंग से उसको ये एक चीज जो और इस आलोचना में उन्होंने तमाम मैनिस्टर्स ढूंढना, पढ़ना, और संपादित करना, उस पर काम करना और वो काम बना गई जो किया। तो वो अपने आप में पांडे जी की जो सबसे बड़ी महिमा थी वो थी कि बड़े प्रामाणिक आचार्य थे। इतना प्रामाणिक आचार्य विश्व पटल पे हमको आज भी नहीं दिखाई देता जितना काम किया। और दूसरी बात ये कि वो फर्स्ट हैंड सोर्सेस से पढ़ते थे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए पांडे जी के साथ रहने से मैंने और उनके तो वो एक दृष्टि मेरी जो थी वो। और तीसरी चीज थी क्योंकि दर्शन का मैं विद्यार्थी था तो दर्शन में मैंने कहना कि मैं इधर दर्शन का विद्यार्थी ही था और संस्कृत में भी मैंने दर्शन वर्ग बीए में मैंने दर्शन पढ़ा था और संस्कृत में मैंने दर्शन वर्ग लिया था। तो एक दृष्टि के अंदर जो थी वो ये लग रहा था कि पहली बात कि चूंकि मेरे सामने गुरु शिष्य परंपरा तो थी तो शास्त्र का वाचन आप कैसे करेंगे और शास्त्र को आप लगाएंगे कैसे। तो ये काम मैंने इसको किसी अतिरंजना में मत लीजिएगा लेकिन विद्यार्थी के रूप में भी मैंने यही लगातार मैं शास्त्र स्वयं लगाने की चेष्टा करता था कि देखो ये शास्त्र ये कैसे ये पंक्ति का अर्थ कैसे। तो पंक्ति वाचन जो है उसके साथ जब फिर तो पर्सन सोर्सेस और उसके बाद आपसे मैं वो फिर अतरंजना होती है। मुझे याद है प्रोफेसर नंदकिशोर देवराज जी मेरे ट्यूटोरियल टीचर थे बीए में दर्शन में। तो उन्होंने मुझे जो वो दिया है टेस्टिमोनियल दिया है मेरे पास रखा है मेरे लिए तो बड़ी पर उन्होंने लिखा था कि इंग्लिश में है वो कि मिस्टर रस्तोगी has shown aptitude for research even in his BA tutorials। और मेरे प्रोफेसर अस्थाना सागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे तो जो साइकोलॉजी थी तो जब मेरा क्लास हुआ ये टेस्ट हुआ तो उन्होंने पूरे क्लास में कहा कि केवल इस पूरे क्लास में एक ही विद्यार्थी है जिसने इंटरनेशनल जर्नल्स को कंसल्ट किया है। तो वो मेरी वृत्ति आप कह लीजिए कि मुझे लगता था कि जब आप काम करने निकले हैं तो उस विषय में जो कुछ जितना मिल जाए तो वो लेने की आपको चेष्टा करनी चाहिए। तो बहुत चीजें मैं नहीं सोचता था तो मैं अपने सीनियर स्टूडेंट्स पास भी चले जाता था। तो मुझे याद है कि जब साइकोलॉजी की बात थी तो मैं एमए के साइकोलॉजी स्टूडेंट्स कहता था भाई आप समझाइए मुझको। तो वो एक वृत्ति शायद थी जानने की क्योंकि मेरा ये मानना है कि विद्या की लिए जो पहली चीज है पहली चीज और अंतिम चीज वो जिज्ञासा। तो यदि आपके अंदर एक अदम्य भूख है जानने की तो फिर आप जानेंगे और अगर भूख है तो संतोष नहीं होगा क्योंकि संतोष शायद विद्या के नाश की स्थिति। संतोष विद्यालय
तो वो ये वृत्ति लगातार जो थी वो चलती रही। और आप जो उसको जिस रूप से भी लेना चाहें, तो मैं हाँ, आचार्य जी, एक जिज्ञासा और आपकी अभी आपके 2 प्रश्न रह गए। हाँ, अभी प्रश्न बता रही थे अब बाद में पूछता हूँ। आप पूरा कर लीजिए। नहीं, नहीं, एक प्रश्न दूसरा था। ये जो तारतम्य उत्कर्ष की बात है, मैं समझता हूँ कि इस दृष्टिकोण से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूँ। यद्यपि सायण जैसा आचार्य, यानी माधव जैसी, कुछ लोग सायण माधव कहते हैं, कुछ माधवाचार्य कहते हैं। माधव जैसा आचार्य दर्शन के क्षेत्र में विलक्षण है, क्योंकि उन्होंने जितने दर्शनों को सामने रखा, मैंने जब उनका वो पढ़ता हूँ तो देखिए उनका बल क्या है कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वो व्याख्या ग्रंथ नहीं पढ़ रहे और ओरिजिनल टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। और क्या है? तो जितने सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, जितने दर्शनों की बात की है, उनके उन्होंने मूल ग्रंथों को बंद किया है। दूसरी चीज है कि उन्होंने उन ग्रंथों को सांगोपांग पढ़ा। जो व्यक्ति जब तक सांगोपांग नहीं पढ़ा, जिस तरह से संक्षेप उन्होंने किया है, वो भी अपने में सीखने वाली चीज है। तो ये किसी चीज है, चूंकि उनका तो वेदांत वासना थी उनकी, इसलिए उस वासना में वो जाकर के वेदांत में सब कुछ चीज को परख करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दृष्टि दर्शन के लिए घातक है। अच्छा, क्योंकि दर्शन में ये सबसे ऊंचा दर्शन है। ये जो है, ये दृष्टि मेरी समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि हर दार्शनिक के पास कुछ न कुछ कहने को है। कठिनाई क्या होती कि जब हम ये सोचते नहीं कि हमको इस दर्शन का उत्कर्ष दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा ही है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की। तो हम उत्तर पक्ष को हमेशा पूर्व पक्ष की तुलना में वो दिखाते हैं। लेकिन अब ये कि यहाँ पर एक पूरा एक है, इस प्रयत्न के महत्व को कम नहीं करेंगे। ये एक ऐतिहासिक प्रयत्न था, असाधारण प्रयत्न था, और ऐसे और प्रयत्न होने चाहिए ताकि हम जितने भी भारत के दर्शन हैं उनको हम एक जगह पर इकट्ठा कर सकें। क्योंकि आप देखिएगा, क्योंकि सर्वदर्शन संग्रह में सब कुछ हुआ है, लेकिन वीरशैव नहीं है। तो वही प्रश्न है आचार्य जी, और क्या-क्या ऐसे दर्शन हैं जो उसमें समाहित हो सकते हैं एक? और इससे जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न और मन में आता है कि चूँकि आप आपने जैसा बताया कि आप मूलतः संस्कृत के छात्र हैं और दर्शन पढ़े। शायद आपने किसी ग्रंथ में, आपके पुस्तक में भी ये बात कही कहीं भूमिका में, आरंभ में, कि मैं चूँकि संस्कृत का छात्र हूँ, तो जो विशुद्ध दर्शन के छात्र जिस तरह से दर्शन पर बातें करते हैं, या हमारे संस्कृत छात्रों में कुछ विलक्षण चीज़ें आ जाती हैं, कुछ शास्त्रीयता का समावेश हो जाता है कि केवल तार्किक पद्धति का ही अवलंबन हो, केवल मात्र ऐसा नहीं है, या इस तरह की कुछ बातें आपने कही है।